अच्छा जी, अब ये अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर प्रोसेसिंग। अच्छा, वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर में एक्चुअली आपने पढ़ा होगा पहले भी, स्केलर एंड वेक्टर पहले पढ़ा होगा आपने ना। स्केलर का मतलब है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ वैल्यू होती है। वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है। और वेक्टर एक्चुअली, जब वेक्टर का नाम आ जाए तो समझ लें जैसे कोई मैट्रिक्स मैट्रिक्स वगैरह पे बात हो रही है। यानी कि मल्टीपल डायरेक्शन है, वैल्यूज की मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, जैसे मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, रो भी है, कॉलम भी है, तो मल्टीपल डायरेक्शंस हैं और उनके अंदर जो है वो काम हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोसेसिंग। अच्छा, वेक्टर प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस क्या क्या है, कौन कौन से, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है वेक्टर प्रोसेसिंग? लॉन्ग लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, मौसम के हालात को मालूम करने के लिए, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, सिस्मिक डेटा एनालिसिस, मेडिकल डायग्नोसिस, एरोडायनेमिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनके अंदर वेक्टर प्रोसेसिंग जो है वो अप्लाई होती है। तो वेक्टर प्रोसेसर एक्चुअली कंप्यूटर है। ठीक है, वेक्टर प्रोसेसर कंप्यूटर, उसमें क्या खास बात होती है कि एबिलिटी टू प्रोसेस वेक्टर्स, वेक्टर नंबर है जिसमें डायरेक्शन होती है, एबिलिटी टू प्रोसेस वेक्टर्स एंड रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर सच एज मैट्रिसेस, जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको मैट्रिक्स की, ये वेक्टर वैल्यू है। एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल एरेज हैं, वो भी वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर वैल्यूज होती हैं। मच फास्टर देन द कन्वेंशनल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जो प्रोसेस वेक्टर्स होते हैं, जो वेक्टर प्रोसेसर्स होते हैं, वो मैट्रिसेस पे या मल्टी डायमेंशनल एरेज पे जो वेक्टर वैल्यूज हैं उन पे ज्यादा तेज काम करते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कंप्यूटर्स। इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के अगर कंपेयर करें तो कन्वेंशनल कंप्यूटर से इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी होती है, वेक्टर कंप्यूटर्स। और वेक्टर प्रोसेसर्स को भी जो है वो पाइपलाइन किया जा सकता है। ये पाइपलाइनिंग हमने पढ़ ली, तो वेक्टर प्रोसेसर्स के अंदर भी पाइपलाइन टेक्निक जो है वो अप्लाई की जा सकती है। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल दी है कि वेक्टर प्रोग्रामिंग कैसे होती है। ये तो नॉर्मल प्रोग्राम लिखा है, वैसे तो फोर्ट्रॉन में लिखा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। डू 20 आई इज इक्वल टू 1 to 100, यानी कि 20 एड्रेस पे चले जाओ। डू 20 का मतलब है 20 एड्रेस पे चले जाओ। ये फोर्ट्रॉन पे लिखा हुआ प्रोग्राम है, इसमें आपको समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, फोर्ट्रॉन प्रोग्राम, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज पे लिखा हुआ प्रोग्राम है। तो ये लूप चल रहा है, डू 20 एड्रेस पे चले जाओ, आई इज इक्वल टू 1 to 100। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 100 तक जाएगी, लूप है। तो 20 पे चला जाएगा, 20 ये रहा, 20 एड्रेस चले गया। आई की वैल्यू शुरू में क्या होगी, 1। ठीक है, तो सी आई का मतलब है C1 इज इक्वल टू बी आई का मतलब है B1 प्लस ए आई का मतलब है A1। A1 B1 और A1 को ऐड करने के बाद C1 में रख दिया जाएगा। तो ये इस तरह से जो है ये चलेगा 100 मरतबा, क्योंकि लूप चल रहा है 100 टाइम्स तक, 100 मरतबा चलेगा। तो ये 100 मरतबा लूप चल रहा है और उस पर वैल्यू रखवाई जा रही है। तो ये वेक्टर, एक्चुअली वेक्टर वैल्यूज पे काम हो रहा है। तो फोर्ट्रॉन में इसकी एग्जांपल दिखाई। कन्वेंशनल कंप्यूटर्स इसको कैसे काम करते हैं हमको ये दिखाया। कन्वेंशनल कंप्यूटर्स का मतलब है जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, जो वेक्टर कंप्यूटर नहीं है, जो नॉर्मल कंप्यूटर है, वो कैसे इस प्रोग्राम को कैसे चलाएंगे, वो ऐसे चलाएंगे। इनिशियलाइज आई इक्वल टू 0, आई को 0 से इनिशियलाइज किया, फिर 20 पे जाके रीड किया ए आई, यानी कि A1। शुरू शुरू में A0 होगा, जाहिर है, आई की वैल्यू 0 है, तो रीड करेगा A0, फिर रीड करेगा B0, फिर स्टोर करेगा C0 में। क्या स्टोर करेगा, A0 और B0 को ऐड करने के बाद इनको स्टोर करेगा C0 में। फिर इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू में 1, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। if I is less than 100, if I is less than equal to 100, go to 20। आई की वैल्यू छोटी है, बराबर हो 100 के, तो कहाँ चले जाओ, 20 पे। तो जाहिर है अभी छोटी है, आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लूप चलता रहेगा, 100 मरतबा चलेगा। तो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स तो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो जाहिर है इसमें कोडिंग ज्यादा दरकार होती है। सेकंड ये कि इसके अंदर आपको वेरिएबल्स, मतलब इसके अंदर आपको जो है वो
अलग अलग तरीकों से चीज़ों को हैंडल करना पड़ा। जबकि वेक्टर कंप्यूटर के अंदर अगर हम काम करें, वेक्टर कंप्यूटर्स में अलग जो, अगर इसी काम को अगर वेक्टर कंप्यूटर्स के ऊपर किया जाए तो कैसे होगा, ये नीचे इसकी एग्जांपल लिखी है। सी 1 to 100, यानी सी की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 100 तक। अब ये खुद ही सारे डायमेंशंस क्रिएट कर देगा। वेक्टर प्रोसेसर 1 से लेकर 100 तक खुद ही सारे डायमेंशंस क्रिएट कर लेगा सी वेरिएबल के लिए। तो इज इक्वल टू ए 1 से लेकर 100 तक, बी 1 से लेकर 100 तक। तो ए 1 से लेकर 100 तक, बी 1 से लेकर 100 तक जो है सारे डायरेक्शन बन जाएंगे, सारी डायमेंशन बन जाएंगी, सारे मैट्रिसेस बन जाएंगे, और वो सब स्टोर होना होते जाएंगे सी में। तो जाहिर है आप देखें इसके अंदर कोड भी कम लगा, और अब वही काम जो हम इतने सारे लाइन ऑफ कोड में कर रहे थे वो एक ही लाइन के अंदर में वो काम कर लिया, और वही चीज चल रही है जो यहाँ पर ऊपर दिखाई गई। लेकिन इसमें बाकायदा में लूप लूप लगाना पड़ता है, इसमें कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं है। वो समझ जाएगा, वेक्टर प्रोसेसर अपने एंड पे समझ जाएगा कि 1 से 100 तक जो है वो वैल्यूज जो है वो होंगी सी की भी, ए की भी और बी की भी। तो वेक्टर प्रोसेस प्रोग्रामिंग जो है इस तरीके से वेक्टर प्रोसेसर्स कर रहे होते हैं। तो ये दिखाया है वेक्टर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ऑपरेशन कोड यानी कि शुरू में जो ऑप कोड होता है वो होता है। फिर इसके बाद बेस एड्रेस, सोर्स एड्रेस 1, सोर्स एड्रेस 2, दो एड्रेसेस आ जाएंगे। यानी कि ये ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 ये यहाँ आ गए, यहाँ ऑप कोड आ गया। और फिर जो बेस एड्रेस डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के अंदर डेस्टिनेशन के अंदर जहाँ पर वैल्यूज जो है वो पास करनी है जिस रजिस्टर के अंदर, उसका वो यहाँ पर रखा जाएगा। वेक्टर लेंथ, वेक्टर लेंथ का मतलब है कहाँ तक वेक्टर की लेंथ होगी। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में दिखा था 100 तक, 1 से लेके 100 तक वो वेक्टर की लेंथ थी। तो वेक्टर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये होता है कि हर इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको अगर लेंथ है तो आप बताओगे, लेंथ नहीं है तो फिर तो जाहिर है वो जो है स्केलर बन जाएगा, अगर लेंथ नहीं है तो। अच्छा, पाइपलाइन फॉर इनर प्रोडक्ट, सोर्स ए सोर्स बी, दो वेरिएबल्स हो गए। तो इनके दरमियान क्या होगा, ये मल्टीप्लायर पाइपलाइन है। आपको पता है ना मैट्रिक्स के अंदर होता है क्या, मैट्रिक्स के अंदर अगर दो मैट्रिसेस हैं तो जाहिर है आप क्या करते हो कि इसमें रोज होती हैं, और रोज और कॉलम यहाँ भी हैं, रोज और कॉलम यहाँ भी हैं। हम करते क्या है कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं दूसरी रो को दूसरे वैल्यूज को दूसरे कॉलम से, फिर प्लस करते हैं तीसरी वैल्यू को रो की तीसरे कॉलम से। 3 by 3 का मैट्रिक्स, आपने मैट्रिक्स पे काम किया हुआ है तो आपको आइडिया है कि मैट्रिक्स के अंदर जो है वो मतलब कंप्यूटेशन कैसे होती है। तो जाहिर है मल्टीप्लायर पाइपलाइन अलग चलेगी। ये मल्टीप्लायर की जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वैल्यूज आपस में, इसकी पाइपलाइन अलग अलग बना दी। और जब वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड हो रही है, प्लस का साइन लग रहा है, तो एडर की पाइपलाइन अलग लगा दी। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ये मल्टीप्लाई पाइपलाइन एडर की पाइपलाइन के साथ 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 चलती रहेंगी, एग्जीक्यूट होती रहेंगी, और एग्जीक्यूशन जो है जाहिर है इसके अंदर फास्टर परफॉर्म होगी वेक्टर इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो एग्जीक्यूशन जो है ज्यादा इसमें ज्यादा ज्यादा जो है एफिशिएंट रहेगी। अच्छा, इसके अंदर वेक्टर प्रोसेसर्स में काम कैसे होता है, इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट हो गई है, वो मैं सेट कर देता हूँ। तो ये आप देखो, ये इसके अंदर मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं। मेमोरी 0, मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3। ठीक है, मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल्स मौजूद हैं।
मेमोरी 0, मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3, मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल्स हैं। हर एक का एड्रेस रजिस्टर सब हर एक के साथ एसोसिएटेड है, और मेमोरी अरे हर किसी का अलग अलग चल रहा है, और डेटा रजिस्टर हर एक का अलग अलग जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे हमने देखा था कि सी का डेटा रजिस्टर अलग था, ए का डेटा रजिस्टर अलग था, बी का डेटा रजिस्टर अलग था, सी का अलग था। सबकी अलग अलग मेमोरी चल रही है, एक से लेकर 100 तक सारे चल रहे हैं। तो होता क्या है कि मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल के जरिए से वेक्टर प्रोसेसिंग के अंदर काम किया जाता है कि हर ऑपरेंड जो है एक तरह से अलग अलग मेमोरी को एक्सेस कर रहा होता है। इस वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, क्योंकि मेमोरी सबकी अलग अलग चल रही है, M0, M1, M2, M3 मेमोरी सबकी अलग अलग चल रही है, इस वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो वेक्टर प्रोसेसिंग जो मल्टीपल मेमोरी मॉड्यूल जो है वो यूज कर रहा होता है, इस वजह से ये एफिशिएंसी वाइज जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। जबकि कन्वेंशनल कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता, वहां पर जो है सेम मेमोरी मॉड्यूल के अंदर ही ज्यादातर कोशिश की जाती है कि वो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो। अच्छा, डिफरेंट सेट ऑफ एड्रेसेस आर असाइंड टू डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स। ठीक है, तो एड्रेस इंटरलीविंग की बात हो रही है कि जो डिफरेंट मेमोरी मेमोरी मॉड्यूल्स के ऊपर डिफरेंट सेट ऑफ एड्रेसेस को हम असाइन कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया। एड्रेस रजिस्टर जो है वो अलग अलग मेमोरी मॉड्यूल के ऊपर असाइन हो रहा है। तो ये इस तरीके से वेक्टर प्रोसेसिंग के अंदर ये इस आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है, मेमोरी के हवाले से। मेमोरी वाइज जो है इस आर्किटेक्चर को वेक्टर प्रोसेसिंग के अंदर फॉलो किया जाता है। ये सवाल आया कि स्लाइड्स आप खुद बना रहे हैं बुक पढ़ के। जी, मैं खुद बुक पढ़ के, ये स्लाइड्स मैंने बुक से ही बनाया, बुक पढ़ के और फिर ये स्लाइड्स को मैंने खुद बनाया। ये सारे टॉपिक्स आपको बुक में मिल जाएंगे। पिछले लेक्चर में कुछ स्लाइड्स थी जो कि बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स नहीं थी, वो मैंने फिर खुद ही उसके एग्जांपल्स को बना के मैंने कोट किया था। जो चीजें एडिशनल हैं कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से भी इस पे ऐड करता हूँ, क्योंकि बुक में एग्जांपल नहीं होती तो अपनी तरफ से एग्जांपल ऐड कर देता हूँ मैं, वरना 95% से ज्यादा तो बुक से ही है सारा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका जो है ना वेक्टर प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वेक्टर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, और फिर हम जो है वो अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हेलो सर। जी, सर ये पेपर ऑनलाइन होंगे आपका? अभी पेपर के बारे में पॉलिसी आई नहीं है, वो HEC जो टीचर्स पॉलिसी पॉलिसी देगा तो ज्यादातर उम्मीद यही ऑनलाइन होगा। अभी तक तो उम्मीद ये, तो यही बोल रहे। हाँ अभी एक दो पॉलिसी टीचर यही होता है। पॉलिसी यही है, ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर अर्थमेटिक, ये हमारा अगला चैप्टर आ गया। ठीक है, पिछला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने पाइपलाइनिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में, फिर वेक्टर प्रोसेसिंग, वो सारी चीजें हमने पढ़ी इन डिटेल एग्जांपल्स के साथ। और इसमें हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिली। रिस्क आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग कैसे होती है, रिस्क के बगैर पाइपलाइनिंग कैसे होती है, और पाइपलाइनिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए तो कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हमने इन डिटेल पढ़ी। अब अगले चैप्टर पर हम आ गए, कंप्यूटर अर्थमेटिक। कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस है जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, और वो हम उसके ऊपर जो है यानी कि वो बैकग्राउंड के अंदर कंप्यूटर जो है आर्किटेक्चर कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। तो बैकग्राउंड में हार्डवेयर कैसे इनके साथ डील करता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसे इनके साथ डील करता है, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। आपकी जो क्यूरीज होगी अगर चैप्टर्स के अलावा, यानी कि इसके अलावा एग्जाम वगैरह के बारे में, वो भी हम बात आखिर में बात कर लेते हैं लेक्चर के। ठीक है, ताकि ये जो हम चीज़ें कंप्लीट कर लें, टाइम कम है, फिर हम आखिर एंड में बात कर लेंगे जो आगे आपने करनी होगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन आ गया यहाँ पे।
Arithmetic computing in digital computers manipulate data to produce results necessary for solution of the computational problem. जाहिर है डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो अर्थमेटिक कंप्यूटिंग ही चल रही है, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो उसको हम कंप्यूटेशनली जो है कंप्यूटर उसको सॉल्व करता है। और कितनी तरह के ऑपरेशन है? 4 तरह के हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 तरह के बेसिक जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो कि अप्लाई होते हैं। अच्छा, अगली लाइन में कह रहा है फ्रॉम दिस 4 बेसिक ऑपरेशन इट इज पॉसिबल टू फॉर्मुलेट अदर अर्थमेटिक फंक्शंस एंड सॉल्व साइंटिफिक। तो ये 4 बेसिक है, इन 4 बेसिक की बुनियाद पर हम जो है इसके जो दूसरे अर्थमेटिक फंक्शंस हैं वो भी हम कर सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंट है, अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, और मुख्तलिफ ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स जिन पे परफॉर्म होती है। तो बेसिक के ऑपरेशंस को यूज करके हम सारे अदर जो है ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो इसलिए बुक के अंदर बस बेसिक का ही जिक्र किया गया, बाकी जो एडवांस का जिक्र किया नहीं गया, क्योंकि ज़ाहिर बेसिक के जरिए से ही एडवांस की मैनिपुलेशन होती है। An arithmetic processor is the part of the processor unit that executes arithmetic operation. तो arithmetic operation perform कौन करता है? arithmetic processor। तो arithmetic और logical unit जैसे आपको पता है ना, ALU, ALU के अंदर जो A है ना, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थमेटिक को। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जाहिर है वो ये पार्ट ALU ही कर रहा होता है, अर्थमेटिक का सारा काम, इसको यहाँ पर नाम दिया अर्थमेटिक प्रोसेसर का। एंड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई बाइनरी। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है बाइनरी भी हो सकती है और डेसिमल भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। इन ईच केस द डेटा में बी फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट। तो डेटा जो है फिक्स पॉइंट भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट तो आपको पता है जो कि पॉइंट्स में वैल्यू होती है 3.2, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। फिक्स पॉइंट का मतलब क्या कि सिर्फ 3 है, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट दोनों तरह से हो सकता है। तो फिक्स पॉइंट में रिप्रेजेंट इंटीजर और फ्रैक्शंस। तो इंटीजर्स नंबर जो है वो फिक्स पॉइंट के जरिए से आप रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव नंबर्स में भी साइन, मैग्नीट्यूड और साइन कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। जो नेगेटिव नंबर आएंगे उनको साइन मैग्नीट्यूड के जरिए से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और साइन कॉम्प्लीमेंट के जरिए से भी नेगेटिव नंबर को, जो हमने देखा टूस कॉम्प्लीमेंट वगैरह लेके नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट होता है। तो दोनों तरीके हैं। द अर्थमेटिक प्रोसेसर इज वेरी सिंपल if only a binary fixed addition if only a binary fixed point add instruction is included। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही बाइनरी की वैल्यू पे काम हो रहा हो, बाइनरी वैल्यू पे फिक्स पे काम हो रहा हो, जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट ना हो, तब तो अर्थमेटिक प्रोसेसर बहुत सिंपल बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर जो है चारों ऑपरेशन अर्थमेटिक के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, चारों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, और बाइनरी में भी परफॉर्म हो रहे हैं, और डेसिमल में परफॉर्म हो रहे हैं, और फिक्स पॉइंट में भी परफॉर्म हो रहे हैं, और फ्लोटिंग में भी परफॉर्म हो रहे हैं। अगर ये सारा काम एक ही अर्थमेटिक यूनिट कर रहा है तो जाहिर है वो अर्थमेटिक यूनिट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है वो सब चीजों को अपने एंड पे चेक कर रहा है, सारे ऑपरेशंस हैं और बाइनरी और डेसिमल और फ्लोटिंग और फिक्स सारी चीजों को देख रहा है, तो ये फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ज्यादातर एएलयू उसी टाइप के होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, जाहिर है वो सारे काम कर रहे होते हैं। बहुत कम होता है कैलकुलेटर वगैरह में होते हैं सिंपल अर्थमेटिक प्रोसेसर, या ये बहुत सिंपल सा प्रोसेसर हो तो वहां तो चल जाता है, लेकिन ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। अच्छा, देयर आर 3 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव फिक्स पॉइंट बाइनरी नंबर्स। 3 तरीके हैं। फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी। फिक्स पॉइंट बाइनरी नंबर जिसके यानी कि जो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं होती, फिक्स पॉइंट होते हैं और बाइनरी में होते हैं। तो बाइनरी नंबर्स को फिक्स पॉइंट के अंदर 3 तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइन मैग्नीट्यूड, साइन वंस कॉम्प्लीमेंट, साइन टूस कॉम्प्लीमेंट। मोस्ट कंप्यूटर्स यूज द साइन टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन व्हेन परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन विद इंटीजर्स। ज्यादातर क्या करते हैं कंप्यूटर्स? टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट, हमने आपको पता भी है कि टूस कॉम्प्लीमेंट लेके किसी भी वैल्यू को नेगेट किया जा सकता है। For floating point operations, most computers use the sign magnitude representation for the mantissa.
अगर वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर यानी कि इसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट भी है, तो ज्यादातर जो है कंप्यूटर्स जो है वो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं उसकी, यानी कि नंबर के साथ ही जो है जो जो मेंटिसा होता है शुरू में, जो पॉइंट से पहले वाले वैल्यू मेंटिसा कहलाती है, तो उसके साथ जो है नेगेटिव पॉजिटिव का साइन लगा दिया जाता है, उसको हम कहते हैं साइन मैग्नीट्यूड। तो बहरहाल ये दोनों तरीके कार हैं, ज्यादातर जो है टूज कॉम्प्लीमेंट के जरिए साइन जो है वो वैल्यूज को शो किया जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट लेके। अच्छा, यहाँ पर इस स्लाइड में दिखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद साइन मैग्नीट्यूड डेटा। साइन मैग्नीट्यूड डेटा अगर मौजूद हो, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। Here for convenience the magnitude of two numbers are represented as a and b। a and b दो वैल्यूज हो गई, ठीक है, उनके दरमियान अगर हमें ऑपरेशन करना है तो a और b के हम दरमियान इसको एग्जांपल में दिखा रहे हैं। When signed numbers are added and subtracted there would be 8 different conditions to consider। साइन नंबर की अगर बात कर रहे हैं तो 8 कंडीशन हो सकती है मुख्तलिफ किस्म की, जिसको कंसीडर हमें करना होगा। 8 कंडीशन जो है मुख्तलिफ किस्म की होंगी जिसको हमें कंसीडर करना होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द नंबर एंड ऑपरेशन लिमिट। तो ये डिपेंड करेगा कि नंबर जो नंबर क्या है, साइन नंबर जो है जो दिया हुआ है उसकी साइन क्या है और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, एडिशन परफॉर्म किया जा रहा है या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। नीचे आप देखो एक टेबल दिखाई हुई है, इस टेबल के अंदर शुरू के जो 4 ऑपरेशन है इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। देखो शुरू के 4 ऑपरेशन में देखो एडिशन हो रही है, ये एडिशन है, चारों में एडिशन परफॉर्म हो रहा है। और जो बाकी के 4 दिखाए हैं आखिर के, इनमें क्या परफॉर्म हो रहा है, इनमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो अगर ये एडिशन का मामले में दिखाया, एडिशन करते वक्त क्या काम करना पड़ेगा, और यहाँ दिखाया है सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या काम करना होगा। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी 3 चीजें हो जाएंगी, ठीक है। पहले तो आप देख लो अगर ऐड करना है, देखो अगर अब इसमें देखो अगर साइन दोनों की सेम है, देखो अभी आप एडिशन करने जा रहे हो और ए की साइन क्या है प्लस, बी की साइन क्या है प्लस, अब दोनों की साइन क्या है सेम। अगर दोनों की ए और बी दोनों की साइन अगर सेम हो तो प्रोसेस कौन सा परफॉर्म होगा, प्रोसेस परफॉर्म होगा एडिशन, ए प्लस बी, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कब, जब ए और बी दोनों की साइन सेम हो, प्लस या आप देखो माइनस, माइनस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ए की साइन क्या है माइनस, और यहाँ पर भी बी की साइन क्या है माइनस, यहाँ भी ए और बी दोनों की साइन सेम है। जब दोनों की साइन सेम हो तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्लस का। ऊपर वाली एग्जांपल में दोनों की साइन प्लस थी ए और बी की, और नीचे वाली एग्जांपल में ए और बी दोनों की साइन माइनस में है, तो चूंकि दोनों की साइन सेम है तो उस सूरत में एडिशन परफॉर्म होगा। अच्छा, इससे ए अगर ऊपर वाली एग्जांपल में देखें ए प्लस बी, इसमें अगर हम देखें, ठीक है, तो ए प्लस बी के पीछे हमने साइन ब्रैकेट के बाहर कौन सी लगाई है, प्लस। प्लस क्यों लगाई है कि ए बी के बाद हमें देखना पड़ेगा कि ए के साथ कौन सी साइन एसोसिएटेड है, ए के साथ साइन एसोसिएटेड है प्लस, तो ए प्लस बी तो हमने कर दिया, लेकिन बाहर उसके हम वो साइन लगा देंगे जो कि ए के साथ एसोसिएटेड होगी जो कि प्लस है। जबकि आप यहाँ देखो ए और बी इनकी दोनों की साइन साइन सेम है तो हमने प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर हमने कौन सी साइन लगाई, माइनस, क्योंकि ए के साथ माइनस साइन एसोसिएटेड है, तो जो साइन ए के साथ एसोसिएटेड होगी वो ब्रैकेट के बाहर हम लगा देंगे एडिशन में, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां देखो, जब आगे देखते हैं, अगर अगर साइन जो है डिफरेंट हो, साइन डिफरेंट हो, यहाँ पर साइन डिफरेंट है, यहाँ पर ए की साइन क्या है प्लस और यहाँ पर बी की साइन क्या है माइनस, तो साइन डिफरेंट है। लेकिन अगर साइन डिफरेंट हो लेकिन बीच में ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, माइनस का, बीच में ऑपरेशन माइनस का परफॉर्म हो रहा है, तो भी क्या होगा, ए और बी में प्लस होगा। साइन डिफरेंट है, ए की साइन प्लस है बी की साइन माइनस है, अगर साइन डिफरेंट है लेकिन बीच में ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है ए बी के दरमियान अगर वो माइनस का है, तब भी ए और बी के दरमियान क्या होगा, एडिशन होगा, और उसके साथ जो एसोसिएटेड साइन होगी वो कौन सी होगी, प्लस की होगी, जो कि ए के साथ साइन लगी हुई। हमेशा हम ए के साथ वाली साइन को ब्रैकेट के बाहर लिख रहे होते हैं।
इसी तरीके से यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर भी साइन डिफरेंट है, ए की साइन, ए के साथ साइन कौन सी है माइनस, और बी के साथ साइन कौन सी है प्लस। तो यहाँ भी चूंकि साइन डिफरेंट है लेकिन बीच में ऑपरेशन कौन सा हो रहा है माइनस का, तो उस सूरत में भी वही चीज हो रही है कि ए और बी आपस में प्लस होंगे। ए बी प्लस, जब भी ए और बी प्लस होंगे और जो साइन ब्रैकेट के बाद कौन सी लगेगी, जो ए के साथ एसोसिएटेड है यानी कि माइनस। तो चार चीजें आपको सामने नजर आई। ए प्लस बी कब होगा, या तो जब ए और बी दोनों की साइन पॉजिटिव हो और बीच में एडिशन हो रही हो, ठीक है, यानी कि जो या तो ए और बी दोनों की साइन सेम हो, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव भी सेम है, यहाँ पर नेगेटिव भी सेम है, और बीच में एडिशन हो रही हो, तब हम ए प्लस बी करेंगे हमेशा। और बाहर हम वो फर्स्ट साइन लिखेंगे जो कि ए के साथ एसोसिएटेड होगी। ए के साथ यहाँ पर ए प्लस एसोसिएटेड तो प्लस लिख दिया, यहाँ पर ए के साथ माइनस एसोसिएटेड है तो यहाँ पर माइनस लिख दिया। और ए और प्लस बी जब तो है दोबारा कब होगा, जब होगा जब ए और बी की साइन तो डिफरेंट है लेकिन बीच में माइनस हो रहा है, बीच में सब्ट्रैक्शन हो रही है, तब भी एक्चुअली ए और बी प्लस होंगे। और जो ए के साथ साइन होगी प्लस है तो प्लस लगा दिया जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दिया जाएगा ब्रैकेट के बाहर। तो ये तो था एडिशन करने के हवाले से। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन के हवाले से, सब्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड में तीन कंडीशंस हैं। या तो ए की वैल्यू बड़ी होगी बी से, यानी कि आप ए में से बी माइनस करेंगे, या ए की वैल्यू छोटी होगी बी से, उस सूरत में एक्चुअली बी में से ए माइनस होगा, या ए की वैल्यू बराबर होगी बी के, उस सूरत में ए माइनस बी होगा, ए से बी माइनस होगा, लेकिन रिजल्ट को हमेशा पॉजिटिव रखा जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आना चाहिए, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अब जाहिर है जब दोनों नंबर बराबर होंगे तो जवाब तो जीरो ही आएगा। ए और बी जब बराबर होंगे, अगर ये भी 5 है ये भी 5 है, तो 5 और 5 जब बराबर है तो ए माइनस बी करेंगे तो जवाब क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन जो जीरो जवाब आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव जीरो होगा, नेगेटिव जीरो नहीं होगा। तो बस इस चीज को यहाँ पर कैटर करने के लिए थर्ड कॉलम बनाया गया है कि जीरो ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। ए माइनस बी होगा तो ए माइनस बी के अंदर जीरो ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहाँ देखो ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो होगा क्या, आप ए में से बी माइनस करोगे, ठीक है। तो अगर दोनों साइन बराबर है तब तो एडिशन होगा, जो ऊपर में दिखा दिया। अगर ए की साइन अलग है बी की साइन अलग है और बीच में प्लस है तो फिर उस सूरत में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, उस सूरत में सब्ट्रैक्शन होगा, ए माइनस बी होगा, और बाहर ब्रैकेट में कौन सी साइन लगा दी जाएगी, जो कि ए के साथ एसोसिएटेड है यानी कि प्लस। फिर यहाँ पर ए और बी की दोनों की साइन अलग अलग है, या माइनस है या प्लस है, ठीक है। तो ए और बी दोनों की साइन अलग अलग है, या माइनस है या प्लस है, तब भी इनके अंदर और बीच में क्या हो रहा है, एडिशन, तब भी इनके दरमियान क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, ए माइनस बी होगा, और बाहर कौन सी साइन लगा दी जाएगी, बाहर वो साइन लगा दी जाएगी जो ए के साथ एसोसिएटेड है यानी कि माइनस। अब सेम साइन है ये तो प्लस का काम हमने कर लिया। और अब यहाँ डिफरेंट, यहाँ पर साइन सेम है, ए बी भी प्लस है बी भी प्लस है, लेकिन बीच में क्या है माइनस, उस सूरत में क्या होगा, ए माइनस बी होगा, लेकिन बाहर कौन से साइन लगाएंगे ब्रैकेट के, जो कि ए के साथ एसोसिएटेड है प्लस। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लस हो या माइनस हो, बीच में अगर माइनस हो रहा है तो वो प्लस होगा, ये तो मैं बता चुका हूँ। हाँ, अगर एक भी ए भी माइनस है, ए के साथ साइन भी माइनस है और बी के साथ साइन भी माइनस है, तब ऑपरेशन परफॉर्म होगा ए माइनस बी, और सब बाहर ब्रैकेट के साइन कौन सी लगेगी, माइनस, जो कि ए के साथ एसोसिएटेड है। ये तो उस सूरत में था जब ए की वैल्यू बी से बड़ी हो, लेकिन जब ए की वैल्यू बी से छोटी है उस सूरत में बी में से माइनस करोगे ए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है, ए माइनस बी था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, और साइन को इन्वर्ट कर दोगे, पहले साइन प्लस थी, यहाँ साइन क्या हो जाएगी, ब्रैकेट के बाहर माइनस, यानी कि बिल्कुल इसका इन्वर्ट है। इसको आप इसके साथ कंपेयर करो तो बिल्कुल इसका इन्वर्ट है, ए माइनस बी है तो बी माइनस ए हो गया, ब्रैकेट के बाद प्लस है, या ब्रैकेट के बाद क्या हो गया, माइनस। इस तरह यहाँ पर देखो ए माइनस बी है तो यहाँ बी माइनस ए हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद माइनस था तो ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा, प्लस। इस तरह यहाँ पर ए माइनस बी है या बी माइनस ए हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद प्लस था, या ब्रैकेट के बाद माइनस हो जाएगा। और यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ बी माइनस ए हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस था, यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, आखिरी वाला जो है जाहिर है दोनों बराबर होंगे तो जवाब तो जीरो ही आएगा, लेकिन ये इसलिए दिखाया गया है जितने भी जीरो है ए माइनस बी में सबका जवाब जीरो आएगा, लेकिन जितने भी जीरो है सारे के सारे पॉजिटिव जीरो होंगे, नेगेटिव जीरो नहीं आना चाहिए।
क्योंकि ये जाहिर है मैग्नीट्यूड नंबर है, साइन मैग्नीट्यूड नंबर, जिसमें हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, नेगेटिव जीरो पे वैल्यू ना जाए। तो ये एक्चुअली एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन मैग्नीट्यूड डेटा के हवाले से टेबुलर फॉर्म में शो किया गया। और ये पूरा एल्गोरिथम जो मैंने पहले बताया पिछली स्लाइड में, कि जब ए और बी की साइन सेम होगी तो ऐड कर किया जाएगा, ठीक है, और जो ए की साइन है वो लगा दी जाएगी बाहर, और ए और बी की साइन सेम नहीं होगी तो भी जो बड़े में से छोटे वैल्यू माइनस करके जो बड़ी वैल्यू की साइन है वो लगा दी जाएगी ब्रैकेट के बाहर। और दोनों नंबर अगर बराबर हैं तो हमेशा पॉजिटिव साइन बाहर लगा दी जाएगी, ताकि जो नंबर जो है वो पॉजिटिव रहे। तो वही बात जो मैंने बताई थी, उसका एल्गोरिथम समझे एक तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं उसके, जो कि पिछले टेबल के अंदर हमने बात देखी थी। इसकी अगर हम हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन देखें, हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है। तो हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन में दोनों नंबर, जो नंबर है ए और बी, उनको पहले आपने किस पे सेव कराना पड़ेगा, रजिस्टर में। तो ए और बी दो नंबर है, इन दोनों नंबर को आप क्या करोगे, रजिस्टर में सेव कराओगे। इसके साथ साथ आप दो फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे, ए एस और बी एस, ये दो फ्लिप फ्लॉप होंगे। और ये दो फ्लिप फ्लॉप किस क्या होल्ड करेंगे, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप होल्ड करेंगे साइन, क्योंकि आप देख रहे हो पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रही है वैल्यूज, ठीक है, हर एक के सामने साथ जो है साइन अटैच है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो साइन के लिए एक फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे, ए के लिए जो ए के साथ जो साइन होगी वो ए एस से डिनोट की जा रही है, और बी के साथ जो साइन होगी वो बी एस फ्लिप फ्लॉप के जरिए से यहाँ पर इंडिकेट की जा रही है। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन में बी ट्रांसफर टू अ थर्ड, तो प्लस हो या माइनस हो, उसको करने के बाद रिजल्ट को कहाँ रखवाया जाएगा, तीसरे रजिस्टर में, तीसरे रजिस्टर के अंदर रिजल्ट को प्लेस कर दिया जाएगा। However, a saving is however a saving is achieved if the result is transferred into A and AS। तो अगर ए और एएस में अगर रिजल्ट ट्रांसफर हो रहा है तो जाहिर है इसके अंदर जो है वो नया वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। दस ए एंड एएस टुगेदर फॉर्म एन एक्यूमुलेटर, तो ए और एएस दोनों चूंकि एक ही जगह यूज हो रहे हैं, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर वो रजिस्टर है जिसके अंदर ए भी आ सकता है और एएस भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है सारी बिट्स तो आ जाती हैं, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो साइन के लिए यूज होती है। अगर वो वन है तो पॉजिटिव, जीरो है तो नेगेटिव, सॉरी वन है तो नेगेटिव, जीरो है तो पॉजिटिव। मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो साइन के लिए यूज होती है, हमें पता है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू को देख के, मोस्ट सिग्निफिकेंट सेकंड वैल्यू एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू अगर वो जीरो है तो पॉजिटिव, वन है तो नेगेटिव, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर वो फ्लिप फ्लॉप मौजूद होता है, अलग से नहीं होता, मतलब ये कि फ्लिप फ्लॉप साथ ही होता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये इसकी डायग्राम है। एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन नंबर के अंदर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, उसकी हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी उसकी डायग्राम यहाँ पर दिखाई गई है। तो दो रजिस्टर दिखाए गए, ए रजिस्टर और बी रजिस्टर, ये दो वैल्यूज को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। उसके साथ जो साइन साइन एसोसिएटेड है उसको दिखाया गया है। ए के साथ जो साइन होगी वो ए एस फ्लिप फ्लॉप में रखी गई है, जो बी के साथ साइन होगी वो बी एस फ्लिप फ्लॉप में रखी गई है। और बी रजिस्टर और ए रजिस्टर दोनों वैल्यू जो है वो अपनी किसको देंगे, पैरेलल एडर को देंगे। पैरेलल एडर क्या कर रहा है, एक्चुअली ये एडिशन परफॉर्म कर रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है, सब्ट्रैक्शन के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे होते हैं, और सब्ट्रैक्शन जो भी है वो जो सॉरी सब्ट्रैक्शन के लिए हम ए माइनस बी जो कर रहे होते हैं वो कॉम्प्लीमेंटर यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि कॉम्प्लीमेंट करके सब्ट्रैक्शन कराएगा। यानी कि बी अगर ए में से बी माइनस कर रहा है, बी की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, तो बी की वैल्यू माइनस हो सकती है ए में से, और वो वैल्यू पास कर दी जाएगी पैरेलल एडर को। तो पैरेलल एडर के अंदर एडिशन भी हो रही है और सब्ट्रैक्शन भी हो रही है। ये मोड कंट्रोल है, मोड एम की वैल्यू जीरो होगी तो पैरेलल कॉम्प्लीमेंटर में जीरो हो जाएगा, तो बी रजिस्टर की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, और आगे जाहिर है वो एडिशन के लिए चली जाएगी। ठीक है, तो जीरो की वैल्यू अगर एम की वैल्यू जीरो है तो कॉम्प्लीमेंटर में जीरो हो जाएगा और इनपुट कैरी में भी जीरो हो जाएगा, और इस सूरत में क्या परफॉर्म हो गया, एडिशन। लेकिन अगर एम की वैल्यू वन है, ठीक है, अगर एम की वैल्यू वन है तो यहां पर भी वन जाएगा और पैरेलल एडर में वन जाएगा। तो उस सूरत में
सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। जब यहाँ 1 आ गया, कॉम्प्लीमेंटर में 1 आ गया, तो जो बी रजिस्टर से वैल्यू आ रही होगी उसको क्या किया जाएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि उसको माइनस कर सके, और फिर आगे पास कर दिया जाएगा पैरेलल एडर को। तो पैरेलल एडर क्या करेगा, ए में से बी माइनस कर देगा, और ये साइन जो उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो माइनस में होगी। यहाँ पर चूंकि वैल्यू 1 आ गई है इनपुट कैरी, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट माइनस में होगी और वो वैल्यू नेगेटिव होगी। और ये आउटपुट कैरी, जो आउटपुट कैरी है वो यहाँ पर ई के अंदर रख दिया जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर ओवरफ्लो जनरेट हो, ठीक है, एडिशन होता है ना, एडिशन के अंदर ओवरफ्लो जनरेट हो जाता है, आउटपुट कैरी प्रोड्यूस हुई, ओवरफ्लो जनरेट हो गया। तो ओवरफ्लो जनरेट अगर हो जाएगा तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है, एवी फ्लिप फ्लॉप, ये ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप के लिए रखा गया है। ये फ्लिप फ्लॉप 1 हो जाएगा अगर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्ट, अपने एडिशन के दौरान अगर कोई ओवरफ्लो बिट प्रोड्यूस हुई, तो उसको जो है ना एक्चुअली फिर इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर प्लेस किया जाएगा। तो ये एक्चुअली एक सर्किट दिखाया गया है, पूरा सर्किट है जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन मैग्नीट्यूड के हवाले से जो है वो करेगा ये सर्किट। अच्छा, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखाया है कि साइन टूस कॉम्प्लीमेंट, ये तो साइन मैग्नीट्यूड था, तो पहले एग्जांपल में देखिए साइन मैग्नीट्यूड था, अब ये साइन टूस कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। तो साइन टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होगा वो देख लेते हैं। द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ बाइनरी नंबर्स रिप्रेजेंट द साइन बिट। तो जाहिर लेफ्ट मोस्ट नंबर आपको पता है, 0 होगी तो पॉजिटिव, 1 होगी तो नेगेटिव। इफ द साइन नंबर इज 1, अगर 1 है तो क्या पूरा नंबर क्या होगा, वो टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर पूरा नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है वो नेगेटिव वैल्यू होगी। जैसे 33 है, 33 प्लस में है, तो उसको 33 प्लस के अंदर अगर हम लिखेंगे एक बाइट में तो ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर -33 लिखें तो एक्चुअली इसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ये बन जाएगा, ये -33 है। तो ये जो नंबर जो आपने बनाया है -33, वो एक्चुअली क्या है, वो टूस कॉम्प्लीमेंट है पहले वाले नंबर का, पहले वाले नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट है बाद वाला नंबर, या बाद वाला नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट है पहले वाले, दोनों एक दूसरे के साथ टूस कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है बात। इन द एडिशन ऑफ साइन टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर आर कैरी आउट द साइन बिट पोजीशन। तो जब टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर एडिशन करोगे, यानी कि दो एडिशन हो रही है और नंबर दोनों के दोनों टूस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, यानी कि माइनस के नंबर है दोनों, तो जो कैरी प्रोड्यूस होगा ना, आखिर में जो कैरी प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप क्या करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट डेटा के अंदर अगर कैरी प्रोड्यूस हो रहा है, वो कैरी डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि वो एडिशनल बिट होती है जो कि जाहिर है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। अब जैसे नीचे यहाँ पर लिखा है कि व्हेन टू नंबर्स ऑफ n डिजिट्स ईच आर एडेड एंड द सम ऑक्यूपाइज n+1, तो नंबर को ऐड करो, अगर एक 8 डिजिट का है दूसरा भी 8 डिजिट का है, तो जवाब अगर उसका n+1 में आ रहा है, 9 डिजिट में आ रहा है, तो क्या होगा, एक बिट ज्यादा आ रही है, तो जो आखिरी वाली बिट है वो क्या शो कर रही है कि वो ओवरफ्लो शो कर रही है कि ओवरफ्लो